सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आजकल एक बिल की बात चल रही है। वो क्या है? ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स बिल 2021। अब बिल है, इसका मतलब ये अभी पहले लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे और ये एक्ट बन जाएगा। जब ये एक्ट बन जाएगा ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इतनी बात आपको पता है। अब ये है क्या? ट्रैफिकिंग होता क्या है और क्या हमारे संविधान में इसके रिगार्डिंग पहले से कुछ पॉइंट्स हैं? इन सारी बातों को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी मूलभूत अधिकार। वो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट के तौर पे रखा गया है और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी ये हमारे मूलभूत अधिकार है। अगर इनका कोई हनन करता है, इनको तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किसी ने तोड़ा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो वो लिखा गया है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 के बीच, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका तोड़ा जाता है किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वहां पे रिट जारी करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं पेपर्स में पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार की रिट होती है, तो 5 प्रकार की रिट होती है। रिट को ऐसे समझ लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। यानी वो केस टू केस देखेगा कि किसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज्ड हुआ है, किसका फंडामेंटल राइट तोड़ा गया है, और उसके हिसाब से वो रिट जारी करेगा, यानी ऑर्डर्स जारी करेगा। तो 5 तरीके की रिट होती है। कभी किसी क्लास में रिट के बारे में और बात कर लेंगे। यानी एक ऑर्डर होता है रिट। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट टूटता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 यूज करके आपको कुछ ऑर्डर पास कर सकता है किसी के खिलाफ, रिट के तौर पे ऑर्डर भेज सकता है उस बंदे को, और फिर आपका जो फंडामेंटल राइट तोड़ा गया है उसको सही किया जाएगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा, कह सकते हो। ठीक है, तो यही बात थी। इसमें ही फिर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो उनमें से एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 23। अब आर्टिकल नंबर 23 है क्या? यह है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब बात आती है, ये जो वर्ड हम बात कर रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी लोगों का इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यानी किसी को, जैसे आप सुनते होंगे कि भाई हमारी गली में से कोई किडनैप हो गया और मिला ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है? किसी को जब्त करके, किसी को बंदी बना के, उसको इलीगल तरीके से उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भेज देना। तो इसको ही कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी इच्छा के विरुद्ध। देखिए, फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? हमारी एक इच्छा होती है कि हम कहीं जाना चाहते हैं या नहीं, और हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर हमें कोई पकड़ के कहीं पर ले जाए तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है। तो इसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। नहीं चाहता मैं कोई कोई मुझे पकड़ के ले जाए, लेकिन कोई किडनैप करके ले जाता है तो, और मेरा कहीं पे मेरे को कहीं पे आगे बेच देता है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे केस होते हैं, किसके खिलाफ? वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्योंकि मैक्सिमम जो क्राइम्स होते हैं इन दोनों के खिलाफ ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, किसी बच्चे को किडनैप किया गया, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं वो जो किडनैप करने वाले होते हैं, उसके किसी अंग को हर्ट कर देंगे बच्चे के। जैसे आपने देखा होगा, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर प्रेशराइज करके उनके किसी के अंग को हटा दिया गया और फिर उन्हें फोर्स्ड लेबर के तौर पे कहीं पर भीख मांगने के लिए बैठा दिया। तो ये भी क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही हिस्सा है। यानी उन लोगों को, उन बच्चों को पकड़ा जाता है। आपकी गली से भी कोई बच्चा उठा लिया गया, उस वो गायब हो गया, आपको पता ही नहीं वो कहाँ है, तो हो सकता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ हो। यानी उसको कोई कैद करके ले गया और किसी और शहर में जाके उस पे या तो कोई भीख मंगवा रहा है या किसी फैक्ट्री के अंदर काम करवा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता, तो उस जगह पर ऐसे बच्चों को कैद करके ले जाते हैं और वहाँ पर काम कराते हैं। तो इसलिए सबको सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास देखते रहना चाहिए कि आपके बच्चा जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केस हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोविड-19 के टाइम पे इंक्रीज हुए हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? बच्चे ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा अबडक्ट किया जा रहा है, यानी किडनैप किया जा रहा है। ये बात समझे आप? अब मैंने अब आपको बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें पकड़ के कोई कहीं पे ले जाए और फिर हमसे कुछ काम कराए। जैसे कि क्या हो सकता है? अगर किसी वुमेन को पकड़ के ले जाते हैं तो हो सकता है उसको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाल दें।
वो नहीं करना चाहते लेकिन उसको देह व्यापार में धकेल दिया जाए, तो ये भी क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से काफ़ी काम हो सकते हैं, जैसे चाहे कोई कोई भी हो, एक महिला हो, एक बच्चा हो, कोई पुरुष हो, तो ऐसा हो सकता है उसको पकड़ के ले गए, उसका कोई ऑर्गन निकाल के बेच दिया। भाई आजकल तो ऑर्गन भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें ऑर्गन बनता है, तो वो क्या करते हैं, फिर किसी को पकड़ के ले जाते हैं, उसका ऑर्गन निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं। उनको परवाह नहीं है उस बंदे का क्या होना है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सामाजिक दिक्कत है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है ये। तो यही कहता है आर्टिकल नंबर 23, देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, और फोर्स्ड लेबर भी नहीं होनी चाहिए। फोर्स्ड लेबर क्या, किसी बच्चे को पकड़ के कहीं पे काम करने के लिए लगा दिया आगे ले जाके, ठीक है, जैसे उस महिला को प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया, वो नहीं करना चाहती, ये फोर्स्ड लेबर है, उस पर फोर्स किया जा रहा है कि आप ये काम करो, ठीक है। ये सारी बातें को कौन मना करता है, आर्टिकल नंबर 23। तो अगर किसी का आर्टिकल नंबर 23 इन्फ्रिंज होता है, तोड़ा जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि मेरा फंडामेंटल राइट जो 23 है वो तोड़ा जा रहा है। अगर मुझे कोई किडनैप करके ले जा रहे हैं और मुझे मेरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, तो उसको जेल भी हो सकती है। तो यही बातें थी कि संविधान के अंदर ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर, लेकिन इसके लिए सरकार अब अलग से एक कानून लेके आ रही है, उसको ही नाम दिया गया है क्या, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स बिल 2021। देखिए बिल पहले 2018 में भी पेश हुआ था, लोकसभा में पेश हुआ था, फिर आगे राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ था, कोई कारण रह गए थे, तो फिर 3 साल बाद फिर से ये कहाँ पर पेश हुआ है, लोकसभा में पेश होएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और ये एक्ट बन जाएगा। अब इस जो बिल के अंदर है वो क्या क्या बातें लिखी गई है। पहली बात वही बताता है कि क्राइम मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या, वही मैंने बता रखा है कि ये बच्चों के और महिलाओं के खिलाफ क्राइम है, जहाँ पर किसी को ले जाके प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दे, या फिर किसी बच्चे को ले जाके उसके ऑर्गन्स को बेच दिया जाए, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उसको धकेल दिया जाए। यानी ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चे के साथ उसको ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें वो नहीं चाहता। जैसे आपने देखा होगा भी राज कुंद्रा पकड़ा गया है, क्यों, उसने अपने स्टूडियो में ऐसा कुछ कराया पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा हो सकता है, यानी बच्चों को कहीं से अबडक्ट करके लाए, वो पकड़ के लाए और उनसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं, तो ये भी किसका हिस्सा है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। तो ये बिल क्या कहना चाह रहा है कि अगर कभी ऐसा होता है तो कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी पनिशमेंट के अलग अलग इन्होंने वो रखे हैं क्राइटेरिया, कि अगर कोई नॉर्मल क्राइम है तो 7 साल की मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर क्राइम ऐसा है कि किसी 12 साल से नीचे के बच्चे के साथ क्राइम हो रहा है, या फिर कोई रेप केस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे को जो क्राइम कर रहा है उसे इम्प्रिजनमेंट और साथ साथ में मैक्सिमम क्या मिल सकती है, उसको डेथ पेनल्टी, यानी मौत के घाट पे उसको उतारा जाएगा कोर्ट के द्वारा, उसको फांसी दे दी जाएगी। तो यही बात इस बिल में कही गई है कि मिनिमम 7 साल तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये अलग से एक बिल आ रहा है। अब अगली बात है, ये और क्या कहता है इस बिल में, ये कहता है कि जो भी ये महिला, जो बच्चे या कोई भी पुरुष अगर इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होता है, विक्टिम होता है, विक्टिम क्या, जो शिकार हुआ हो, तो अगर कोई शिकार होता है तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये बिल, यानी वो मेथड बताएगा कि कैसे उनको वहाँ से सेव करना है, कैसे उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, यानी फिर से उन्हें एक मेन स्ट्रीम में लाना है। अगर उनका दिमाग पे प्रेशर पड़ चुका है, वो इससे उभर नहीं पा रहे, तो उन्हें कैसे उससे बाहर निकालना है। तो इस बिल में ये सारी बातें की गई है। अगली बात है, पनिशमेंट पे तौर पे मैंने आपको बताया कि 7 साल की सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और डेथ पेनल्टी भी। इसके साथ साथ अगर किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि उसने गलत पैसे से वो खरीदी है। अब अगली बात है, ये तो है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आगे। एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये जो कानून आएगा ये भारत के लिए भी और भारतीयों के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी लागू होगा। इसका एग्जांपल ऐसे देखें कि भारत की कोई शिप है और उस शिप पे कुछ लोगों को पकड़ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ले जाया जा रहा है, यानी उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत से बाहर, कि यहाँ से इन्हें कैद किया और इलीगल तरीके से उन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर, और वहाँ पर उनके साथ कुछ भी होएगा, ठीक है, उनको स्लेवरी के तौर पे रखा जाए या कैसे भी रखा जाए। तो अगर भारत की किसी शिप के अंदर चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई फॉरेनर हो और उसकी ट्रैफिकिंग होते हुए पकड़ी गई तो एक्शन लिया जाएगा। यानी जो ये बिल आएगा ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इंडियंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इतनी बात आप समझ गए। तो यही बातें मैंने सारी यहाँ पर लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा।
अब अगली बात मैं कुछ करना चाहूंगा, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है इस बिल की। देखिए, एक एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है कि जब मुंबई में अटैक हुए थे 2008 में हुए थे, 26/11 के अटैक हुए थे जो मुंबई में हमले हुए थे ताज होटल पर, तो उसके बाद देखा गया था कि टेररिज्म के लिए यानी आतंकवाद के लिए एक अलग से एजेंसी बनानी चाहिए जो टेररिज्म को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो तभी एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। तो इसका मेन काम था टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन अभी क्या कहा गया है, इस बिल के अंदर कहा गया है कि एनआईए अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब देखा जाए, एनआईए को टेररिज्म से ही काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं, उनको सोल्व करना पड़ता है। अब इस केस के ऊपर अगर एनआईए ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं एनआईए पे बर्डन बढ़ेगा। तो इसकी एक क्रिटिसिज्म आ रही है कि एनआईए पे भी बर्डन बढ़ जाएगा इस बिल के आने से। अब अगली बात यह है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि देखिए, जो अगर आपकी स्टेट में कोई क्राइम होता है, हरियाणा के अंदर कहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो मेन काम किसका होता है, पुलिस पकड़ती है बंदों को जाके। और पुलिस जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आता है, स्टेट के अंदर आता है, यानी हरियाणा के अंदर आएगा। यानी ऐसा नहीं है मोदी की सरकार यहाँ कुछ करेगी अगर यहाँ पर पुलिस कुछ कर रही है, पुलिस हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। यानी यहाँ पर किसके अंदर होगी, खट्टर के अंडर कौन होगी, पुलिस होगी। लेकिन एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो एक किस्म से अगर एनआईए को ये पावर दे दी गई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप देखो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। यानी वो पुलिस को कह सकती है साइड हो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी आके। यानी एनआईए खुद कह सकती है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी आके, पुलिस साइड हो जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के फील्ड में कौन एंटर कर रहा है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके ऊपर पहले ही खुद से बहुत प्रेशर है टेररिज्म के केस देखने पे, और एक्स्ट्रा में उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो यही सारी बातें हमने यहाँ करने की कोशिश की है। अगला एक और क्रिटिसिज्म आ रहा है इसमें, क्या, इसमें ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ विक्टिम है। यानी जिसके जो मैंने कहा ना, जो जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन दे दिया है। यानी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी महिला को पकड़ के प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इलीगल है। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहती हो, फॉर एग्जाम्पल उनकी फैमिलीज में कुछ मतलब उनके ऊपर जिम्मेवारी हो, उन्हें कोई और तरीका ना हो अपनी फैमिली को आगे चलाने का, तो हो सकता है वो अपनी इच्छा से इस फील्ड में आना चाह रही हो प्रोस्टिट्यूशन के। लेकिन इस लॉ में लिखा गया है कि अगर कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन होगा, चाहे वो कंसेंशुअल हो यानी आपकी इच्छा से हो, तो भी इसको एक क्राइम माना जाएगा। तो इसमें ये लिखा गया है, इस कानून में ये लिखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। तो इस कानून में ये लिखा गया है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई महिला चाहेगी और उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उसकी इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि वो चाह रही है ऐसा करना। अब अगली बात है, इस बिल में एक और बात कही गई है, अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है, यानी आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है, आपकी किसी को पकड़ के ले जाया गया और आप इसको रिपोर्ट नहीं करते बाद में, तो भी आपको पनिश किया जाएगा। अब ये एक ऐसी बात हो गई कि भाई मेरे ऊपर ही क्राइम हुआ, मेरे को कोई पकड़ के ले गया, किसी ने मेरे घर वालों से पैसे ले लिए और फिर धमकी दे दी कि भाई किसी को नहीं बताना, तो हम चुप होके बैठ गए कि भाई किसी को नहीं बताना, क्या पता फिर से कुछ हमारे ऊपर पंगा हो जाए। तो पुलिस कहती है, सर ये बिल कह रहा है कि अगर आप नहीं बताओगे तो आपको भी फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। यानी मेरे ऊपर मैं पहले ही प्रेशर झेल के आया हूँ और अगर मैंने क्राइम को नहीं बताया तो फिर मेरे ऊपर भी फिर से क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी गलत है, जो पहले से ही प्रताड़ित होकर आया उसको फिर से जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने आज के इस बिल के बारे में कर ली, क्या, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन पर्सन्स बिल 2021। तो ये सारी बातें थी। अब अगली एक और बात करते हैं, जो अगला पॉइंट आया वो है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। 1991 में क्या होता है, देखिए, अगर किसी भी देश को बाहर से कुछ सामान मंगवाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी देश से पेट्रोल या फिर कोई गाड़ियाँ या कोई भी सामान बाहर से मंगवाना है हमें, तो हमें उस देश को पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर्स में। अब देखिए, भारत की करेंसी क्या है, रुपीस, लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में। तो हमारे पास कुछ डॉलर्स होने चाहिए। तो जो डॉलर हम पेमेंट में देते हैं किसी और देश को, उसको ही कहा जाता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। यानी जो हमारे पास बाहरले देश की करेंसी है हमारे पास, उसको ही हम क्या कहेंगे, फॉरेक्स रिजर्व। तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है डॉलर्स के अंदर। तो 1991 में क्या हुआ था, भारत का फॉरेक्स रिजर्व ही खत्म हो गया था। यानी अगर हम बाहर से तेल मंगाना चाह रहे हैं, बाहर से कारें मंगाना चाह रहे हैं, तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती थी। हमारे पास डॉलर ही नहीं रहे थे। अब डॉलर क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई डॉलर भेज नहीं रहा था।
अब ये भी समझेंगे डॉलर कौन भेजता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप कि जब हमारे पास डॉलर नहीं रहे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहा, तो हमें एक रिफॉर्म करने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये किए किसने थे? ये किए थे पीवी नरसिम्हा राव। देखिए पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम कांग्रेस से पीएम बने थे 1991 से लेकर 1996 तक। ये 5 साल पीएम रहे थे। और इन्हीं के समय पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर ये रिफॉर्म्स करवाने के लिए। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज आकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है भारत में। पहले क्या होता था 1991 से पहले इंडिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, हर एक, जैसे बिजली वितरण का हो गया, कोयले का हो गया, या कोई भी फील्ड हो गया, हर एक पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। यानी गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चर करती थी उन चीज़ों को। उस समय पर प्राइवेट कंपनीज इतनी नहीं थी भारत में 1991 से पहले। तो क्या होता था, हर चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी। शुरू में तो इससे ग्रोथ हुई, इसको कहते हैं, इससे ग्रोथ हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इंडिया की इकोनॉमिक बिल्कुल क्लोज्ड हो जाती है, बाहरले देश से कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्लेयर्स हैं वो आपस में अच्छी डेवलपमेंट नहीं करते। यानी जब कंपटीशन होता है तभी लोग ज़्यादा डेवलप होते हैं आपस में। तो यहाँ की जो फैक्ट्रीज थी इंडिया की, जब उनको पता है कि विदेश से कोई कंपटीशन आना नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कम करने लगी, यानी ढंग से काम नहीं कर रही थी। इससे देश की ग्रोथ कम हो गई 1991 से पहले। तो सरकार को सोचना पड़ा कि देश को पूरे वर्ल्ड के लिए खोलना पड़ेगा, और इसको ही कहा जाता है क्या? ग्लोबलाइजेशन। यानी पूरे विदेश को इनवाइट किया गया कि आप आके हमारे देश में फैक्ट्रीज खोल सकते हो। अगर देखो कोई हमारे देश में आके फैक्ट्री खोलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कंपनीज को भी कंपटीशन मिलेगा। वो सोचेगी हम भी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करें, वरना कोई और आके यहाँ पर अपनी मार्केट बना लेगा। तो कहीं ना कहीं एलपीजी से क्या फायदा हुआ कि देश के अंदर कंपटीशन बढ़ा, अच्छे अच्छे सामान बनने लगे, लोगों के पास चॉइस आ गई। यानी पहले अगर हमें कोई एग्जांपल के तौर पे कोई एक फ़ोन मिलता था भारत में एक्स नाम से, तो फिर क्या होता है, बाहर से काफ़ी सारी कंपनीज आती है भारत में और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देती है। कोई वाई लॉन्च कर रहा है, कोई जेड लॉन्च कर रहा है, तो अब पब्लिक के पास चॉइस हो गई थी कि वो कौन सा फ़ोन लेना चाहती है। ये बात समझ गए? तो यही थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी, लिबरल यानी आज़ादी, यानी पूरे देश में कोई भी आकर बाहर से इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पर अपनी कंपनी खोल सकता है, ये हो गया लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनीज आ सकती है। ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे विश्व के लिए हमारा देश खुला है। तो ये हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स। किसने करवाए थे? पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने कराए थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। अगली बात है, जो मैंने कहा आपको 1991 से पहले भारत में क्या था, सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट ही फैक्ट्रीज को चलाती थी। तो इसी इसी टाइम को कहते हैं लाइसेंस राज। लाइसेंस राज क्या होता था कि आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक फैक्ट्री चलाना चाहता हूं भारत के अंदर, यानी फैक्ट्रीज चला सकते थे लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थी 1991 से पहले। अगर मैं कोई फैक्ट्री चलाना चाहता था कि मुझे बनाने हैं आज के टाइम पे देख लो कि हैंड सैनिटाइजर, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उस समय पर भारत में मुझे हैंड सैनिटाइजर बनाने थे और मैं प्राइवेट कंपनी थी, तो मुझे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता। काफ़ी सारे स्टेप होते। सरकार बताती कि बस आप 5,000 बोतल ही बना सकते हो, इससे ऊपर नहीं बना सकते। यानी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी प्राइवेट प्लेयर पे। लेकिन 1991 के बाद ये रिस्ट्रिक्शन कम हो गई। अब मैं अपनी इच्छा से काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, अब जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, बाहर से फैक्ट्रीज आके देश में डेवलप होने लगी, वहां से क्या होने लगा, बाहर के लोग यहाँ पर पैसा भेजने लगे भारत में। तो जैसे ही पैसा कैसे भेजने लगे भाई, अगर कोई विदेश से आगे, यूएसए से आगे भारत में फैक्ट्री खोलेगा तो उधर से तो डॉलर लेके आएगा ना। वो डॉलर लेके आएगा, आरबीआई से कन्वर्ट करवाएगा रुपीज में, तो आरबीआई के पास काफी सारा क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। और डॉलर क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व। तो ऐसे करके 1991 के बाद काफी सारा फॉरेक्स रिजर्व भारत में आने लगा, क्योंकि लोग आ रहे थे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने। और इसको ही कहते हैं क्या, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी फॉरेन की कंपनीज आके भारत में पैसा लगा रही है, जिसको कहते हैं आप निवेश। तो मैंने आपको बताया बाहर की फैक्ट्रीज आके, कंपनीज आके यहाँ पर आरबीआई को डॉलर देने लगी, उनसे रुपीज लेने लगी, क्योंकि वो जो बाहर की कंपनीज आई उनको तो यहाँ पर चीजें रुपीज में खरीदनी पड़ेगी ना भारत में आकर। ठीक है ना, जमीन खरीदेगी तो पैसे देगी ना सरकार को, ऐसे थोड़ा थोड़ा है कि वो डॉलर दे देगी। तो डॉलर वो कन्वर्ट करवाती है आरबीआई पे। फिर जैसे ही डॉलर भारत में ज़्यादा आता रहता है तो वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखता है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या है, वही रिजर्व है जिससे मैंने आपको बताया था कि भारत बाहर से चीज़ें खरीदता है, क्योंकि भारत को अगर बाहर से चीज़ें खरीदने तो भारत को डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए साइकिल कैसे है। यानी विदेश की कंपनीज भारत में आएगी, वो डॉलर देगी, वो डॉलर पैसे में कन्वर्ट होगा, उस पैसे से वो कम फैक्ट्रीज खोलेगी यहाँ पर आके भारत के अंदर। वो यहाँ पर सारा काम रुपीज से करेगी बाहर की कंपनीज।
लेकिन अगर भारत को बाहर से कुछ मंगाना है तो भारत को डॉलर देना पड़ेगा। वो डॉलर भारत पे कहाँ से आएगा? क्योंकि जब वो पहले भारत में कंपनीज आई बाहर से, वो डॉलर लेके आई थी। तो जो डॉलर भारत के पास आ चुका है, उस डॉलर को यूज करते हुए भारत क्या खरीदेगा? बाहर से तेल खरीदेगा, सामान खरीदेगा। तो इसी को ही कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो यही बताया मैंने, 1991 में ये फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया था कि उस समय पर बस 2-3 हफ्तों का ही काम कर चल सकता था भारत के लिए, यानी 2-3 हफ्तों तक ही हम ऑयल को इंपोर्ट कर सकते थे। फिर जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, बाहर से कंपनीज ज़्यादा आने लगी, यहाँ पर सेटअप करने लगी, यहाँ पर काफ़ी सारे डॉलर लेके आई, तो उसके बाद आज के समय में देखा जाए तो भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि अगर बाहर से कोई पैसा आए भी ना, बाहर से कोई डॉलर ना भी आए, तो भी भारत 12 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है। यानी 12 महीने तक कोई भी चीज़ बाहर से मंगा सकता है, तेल मंगाए, गाड़ियाँ मंगाए, कुछ भी मंगाए, यानी इतना सारा डॉलर अपने पास है। इतनी बात आप समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आज के समय पर भारत में डॉलर कहाँ कहाँ से आता है? देखिए, डॉलर किस रूप में आ सकता है? एक तो आता है रेमिटेंसेस, यानी भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं तो वो भारत को कुछ ना कुछ पैसा भेजेंगे। भाई अपने घर में कोई पैसा भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से काम करने के लिए किसी विदेश में चला गया, यूएसए में, वहाँ पे कंपनी में काम किया मैंने, वहाँ पे खूब सारे डॉलर कमाए। तो घर पे जो मेरे यहाँ पर फैमिली रहती है यमुनानगर के अंदर या हरियाणा के अंदर जहाँ भी, तो मैं वहाँ पर अपने पैसे भेजूंगा। तो इसको ही कहते हैं रेमिटेंसेस, यानी मैं उधर से क्या भेजूंगा? डॉलर। फिर मेरे डॉलर बैंक में आके कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज़ में, तो वो डॉलर कौन रख लेगा? भारत सरकार। तो वही वो कहीं ना कहीं अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी उसको डाल सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो पहला तरीका है रेमिटेंसेस। दूसरा तरीका क्या है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की कंपनीज आके भारत में निवेश करेगी तो वो उधर से डॉलर लेके आएगी, फिर वो डॉलर कन्वर्ट हो गए रुपीज़ में, वो निवेश करेगी यहाँ पे रुपीज़ में, लेकिन जो डॉलर आए हैं वो डॉलर किसके पास रह जाएंगे? भारत सरकार के पास। तो इतनी बात समझ गए आप। तो रेमिटेंसेज हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगला तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे, कि अगर भारत यहाँ से कोई सामान विदेश में भेजता है तो विदेश वाले भी हमें क्या देंगे? डॉलर देंगे। तो कहीं ना कहीं डॉलर कमाने के इतने सारे तरीके हैं, ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के इतने सारे तरीके हैं। तो इस समय पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, यानी बाहर से कंपनीज आके बहुत सारा निवेश कर रही है, काफ़ी डॉलर आ रहा है। बाहर से लोग रेमिटेंसेज भेज रहे हैं, यानी जो बाहर रहने गए हैं वो पैसे भेज रहे हैं मेरे जैसे। ठीक है, जो यहाँ से किसी और देश में जाके वहाँ पे जॉब करके पैसे भेजते हैं, वो रेमिटेंसेज आ रहे हैं। लेकिन जो भारत का एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आता है, यानी अगर भारत की कंपनीज ने कुछ सामान बनाया और वो बाहर भेज रही है, तो बाहर वाला देश तो डॉलर देगा ना हमें। वो जो डॉलर है वो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यही कहा गया है कि अभी इस समय पर भारत की सरकार को क्या फोकस करना चाहिए कि अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे। जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, यानी बाहर जो हमारा सामान ज़्यादा आएगा, तो हम पे डॉलर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, डॉलर क्या होता है, लाइसेंस राज क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स किसने किए थे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने दोस्तों पे इसको शेयर करो, लाइक करो, और जिसने भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक दो और बातें देख लेता हूँ मैं, कुछ कहना हो मुझे। ठीक है भाई, चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी है। एनआईए के लिए देखनी हो तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी देख लेना आप जाके, एनआईए क्या थी, कैसे बनी थी, ठीक है, क्या हिस्ट्री थी, वो सारी बातें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।